हेलो अमर्स। तो एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, और इस उम्मीद के साथ आए कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पीछे के टॉपिक्स थे, जो भी नॉलेज था, उसको पहले से रख लिया अपने माइंड के अंदर, और आज आपको पता है कि हम आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और अगर ये पता है तो इसी उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करूँगा आज के टॉपिक को, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है आज पढ़ने वाले हम लोग लीवर, और लीवर में भी स्पेशली किसके बारे में? बाइल जूस के बारे में। सिर्फ इतना पढ़ाएंगे सर, बाइल जूस? नहीं भाई, आज ही तो गेम होगा, ठीक है। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं, और किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? बाइल जूस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बाइल जूस क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पित्त रस, है ना। ये पित्त रस है। अब पित्त रस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्टिंग कर ली थी कि भैया जो पित्त रस है वो कहाँ बनता है? तो बनता है लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर। कौन बनाता है? लीवर। कौन बनाता है? लीवर। यानी लीवर द्वारा बनाया जाता है इस पित्त रस को। इस पित्त रस की भी बात हम लोगों ने की थी भैया। पित्त रस एक्चुअल में जो बाइल जूस होता है वो एक दिन के अंदर 800 से 900 ml 800 से 900 ml पूरे 24 घंटे के अंदर बनता है ना। 800 से 900 ml एक 24 घंटे के अंदर बनता है। अब क्वेश्चन है सर इस पित्त रस के अंदर होता क्या है? तो एक्चुअल में देखिएगा पित्त रस के अंदर आपको कई सारी चीज़ें नजर आएंगी, उन्हीं चीज़ों के बारे में हमको समझना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर पानी नजर आएगा। पित्त रस के अंदर मतलब क्या क्या होता है? तो सबसे पहला क्या होता है? पानी होता है। दूसरा क्या होता है? कुछ सॉल्ट होता है। सॉल्ट मतलब लवण। सॉल्ट मतलब लवण। फिर उसके बाद क्या होता है भैया? उसके बाद होता है फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद क्या होता है सर? तो सॉल्ट, फिर फॉस्फोलिपिड, और उसके बाद कुछ होता है बाइल पिगमेंट। क्या होता है? बाइल पिगमेंट, यानी कुछ वर्णक होते हैं। अब ये क्या होते हैं इनको बड़े अच्छे से समझिएगा। वाटर मतलब पानी, ये तो पता ही है। फॉस्फोलिपिड, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? यहाँ पे हमने बात किया फॉस्फोलिपिड, बोला ना फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में देखिए एक तो फॉस्फो आया, तो फॉस्फो का मतलब फॉस्फोरस। क्या हो गया? फॉस्फोरस। और लिपिड्स मतलब यहाँ पे आप ये समझेंगे कि ये क्या है? फैट की बात कर रहा है, यानी वसा। यानी किसकी बात कर रहा है? फैट यानी वसा की। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब फॉस्फोलिपिड मतलब ऐसा वसा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? फॉस्फोरस प्रेजेंट हो। फिलहाल में आप ये समझेंगे ऐसा वसा या ऐसा लिपिड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? फॉस्फोरस प्रेजेंट हो। फॉस्फोरस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से। इतना तो आप सबको पता है ना। अच्छा, ये मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है? ये बताइए क्या है ये? ये क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है ना। अच्छा, इसका अगर हम आपसे एटॉमिक नंबर पूछ दे तो आप बता सकते हैं? बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा फॉस्फोरस का? किस ग्रुप के अंदर आता है? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं आपके चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप इनको ध्यान दीजिए। फॉस्फोरस का जब भी आपके सामने कोई एलिमेंट आ रहा है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मेटल है कि नॉन मेटल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे जीवन भर। क्या होता है इसका? आई थिंक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या होता है? 15 होता है, ठीक है। किस फैमिली का एलिमेंट है ये? नाइट्रोजन फैमिली का, है ना। नाइट्रोजन फैमिली में कौन आता है? फॉस्फोरस। सबसे ऊपर नाइट्रोजन, जस्ट उसके नीचे फॉस्फोरस। चलिए अच्छी बात है, अब आगे आते हैं हम लोग। फिर आता है बाइल पिगमेंट। तो सर पिगमेंट जहाँ पे लग गया, क्या लग गया? पिगमेंट। तो देखिए पिगमेंट जो ही आएगा एक बात तो दिमाग में रख लेंगे, और वो दिमाग में क्या रहनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज कि सर पिगमेंट मतलब कलर देने वाला। पिगमेंट मतलब कलर देने वाला, यानी जहाँ पे पिगमेंट आ गया इसका मतलब यहाँ से रंग आएगा। पिगमेंट मतलब रंग। पिगमेंट मतलब रंग, ठीक है। अब पिगमेंट मतलब रंग क्यों बोल रहा हूँ? देखिए आपको कई जगह पे मिलेगा। जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने अपने जीवन काल में पढ़ा होगा कि पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन आपको पता नहीं होगा एक्चुअल में क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार से पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट है इसलिए क्या होता है? कलर देने का काम करता है। इतनी बातें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल, इतना समझ में भी आना चाहिए। अब हमारे वहाँ लीवर के अंदर जो बाइल पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पित्त वर्णक। क्या बोल सकते हैं इसको? पित्त वर्णक। तो जो पित्त वर्णक होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। एक होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और दूसरा होता है बिलीवर्डिस।
बिलीवर्डिस। बिलीरुबिन क्या करता है भाई? बिलीरुबिन का काम है पीला कलर देना। कैसा कलर देना? पीला कलर। और बिलीवर्डिस का काम क्या है? बिलीवर्डिस का काम है हरा कलर देना। बिलीवर्डिस का काम क्या है? हरा कलर देना। नॉर्मली अगर सामान्य मात्रा में देखा जाए तो इसकी मात्रा जो होती है आपको क्या लगेगी? ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि आप नॉर्मली अगर देखोगे, अगर आप कोई इमेज देखोगे वैसे किसका, पित्तरस का, तो आपको हरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हरा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बिलीवर्डिस। तो सर पीला वाला भी तो, वो क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसकी वहां पे बिलीवर्डिस के कंपैरिजन में इसकी मात्रा जो होती है क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो जानते हैं क्या होगा? इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो आपको पता है आपको क्या हो सकता है? कौन सा ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी डिजीज है जो आपको होती है तो आपके शरीर का रंग पीला हो जाता है? पीलिया, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? जॉन्डिस बोलते हैं, आया ना? तो एक्सेस अगर इसका हो गया, एक्सेस मतलब मात्रा इसकी क्या हो गई? ज़्यादा, यानी ज़्यादा बन गया ये, तो इस कंडीशन में आपको बीमारी एक हो चुकी है। कौन है वो? जॉन्डिस यानी पीलिया। ठीक है? पीलिया में क्या होता है? पूरा रंग क्या होता है? पीला होता है। क्यों होता है पीला? समझ में आ रहा है? क्योंकि उस मात्रा किसकी ज़्यादा हो चुकी है? बिलीरुबिन की। और ये बिलीरुबिन हमारे नाखूनों तक पहुंच चुका होता है, आंखों तक पहुंच चुका होता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए नाखून भी क्या हो जाते हैं? पीला। आंख भी धीरे धीरे क्या होने लगती है? पीला। पूरा बॉडी ही क्या होने लगता है? पीला। समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा इफेक्ट आपको हाथ पे नजर आएगा। आपका हाथ ऐसे लगेगा कि आपके हाथ में हल्दी लगी हुई है ना? इतना पीला हो जाता है पीलिया के अंदर। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइल जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? वाटर, सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड्स, बाइल पिगमेंट। ठीक है, अब सॉल्ट भी देख लो। सॉल्ट भी दो तरीके के मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा मिलेगा आपको सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या मिलेगा? एक सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। समझ में आया? सोडियम ग्लाइकोलेट तो आप नहीं सुने होंगे, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट सुने होंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। NaHCO3 याद रखेंगे। जो भी फॉर्मूलेज हैं अगर आ सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है क्लास 10th के अंदर, तो उनको आप याद रखेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें किसके अंदर पाई जाती हैं बाबू? बाइल जूस के अंदर। किसके अंदर? बाइल जूस के अंदर। अब होता क्या, थोड़ा सा समझते जाइएगा। जैसे देखिए, इसमें पानी है और लवण है, फॉस्फोलिपिड है, बाइल पिगमेंट है। ये कलर देने का काम कर रहे हैं। ये स्पेशली वसा है ना? स्पेशली वसा वाले है पोर्शन है। ये साल्ट है, ये वाटर है। अब मैं मेन पकड़ता हूँ, इसमें मेन कौन है? अब मेन पकड़ने से पहले एक ऑब्जर्वेशन मैं जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट है? कोई एंजाइम प्रेजेंट आ रहा है? मतलब नजर आ रहा है कोई कि एंजाइम है यहाँ पे? कोई एंजाइम नहीं है। यानी एक बात याद रखेंगे कि पित्त रस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। इसके पहले जितना भी जगह आप देखे हैं, सब जगह आपको क्या मिला है? एंजाइम मिला था। लेकिन यहाँ पे पित्त रस के अंदर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो आखिर खाने का पाचन होगा कैसे? क्योंकि अभी तक खाने का पाचन एंजाइम कर रहे थे, आगे भी कौन करेगा? एंजाइम ही करेगा। लेकिन एक्चुअल में लीवर के अंदर से जो बाइल जूस निकलता है उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। यानी जो लीवर बाइल जूस बनाता है उसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और बाइल जूस के द्वारा जो पाचन होने वाला है, जिस भी पदार्थ का हम पाचन करने वाले हैं, जिस भी पोषक तत्वों का पाचन करने वाले हैं, वह एंजाइम के थ्रू नहीं होता। तो होता किसके द्वारा है? तो वो होता है सॉल्ट के द्वारा। याद रखेंगे, लीवर में बाइल जूस में मेन कौन है? सॉल्ट। उस सॉल्ट के द्वारा क्या होने वाला है? न्यूट्रिएंट का पाचन होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बाइल जूस है वो किस न्यूट्रिएंट का पाचन करता है? तो एक बात बताओ, मुंह के अंदर सबसे पहला पाचन किसका हुआ था? स्टार्च का, यानी कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। पेट में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। अभी किसका नहीं हुआ है? फैट का। मेरे लिए 3 कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फिर से देख लो, मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये यही तीनों हमारे लिए क्या है? फिलहाल में मेन है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो गया था? पूरा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हुआ था, लेकिन स्टार्ट तो हो गया था ना। प्रोटीन का कहाँ हुआ है? स्टोमक में। स्टोमक तो पूरा का पूरा किसके लिए था? प्रोटीन के लिए था। इसने किसी और को नहीं पचाया, केवल और केवल किसको पचाया? प्रोटीन का। पूरा नहीं हुआ है वहाँ भी। लेकिन अभी तक फैट का पाचन कहीं नहीं हुआ है।
आई बात समझ में। और फैट का पाचन कहाँ होता है, तो लीवर के द्वारा होगा। लीवर तो अपने पास नहीं बुलाएगा, खाना कहाँ होगा, खाना होगा ड्यूडेनम में, है ना। हमारा खाना अभी कहाँ है फिलहाल में अटका हुआ, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम पे हम खाने को छोड़ के ये सब बातें कर रहे हैं, यस और नो। हाँ, तो ड्यूडेनम में हमारा फैट है, सॉरी ड्यूडेनम में हमारे फैट का पाचन होगा। मैं इन तीनों के बारे में ये बता दूं कि अभी तीनों का पार्शियल पाचन हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है, अभी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो रहा, आंशिक पाचन हो रहा है। समझ पा रहे हैं, पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। इस कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा पचा है, प्रोटीन भी थोड़ा सा, फैट भी थोड़ा सा। यहाँ भी जब पाचन होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा। अच्छा, फैट का पाचन ड्यूडेनम के अंदर करवाता कौन है, आंसर क्या देंगे आप, बाइल जूस। क्या देंगे, बाइल जूस। बाइल जूस में भी कौन, साल्ट। कौन दो सॉल्ट हुए, तो एक है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक है सोडियम ग्लाइकोलेट। समझ में आया। अच्छा, अब होगा क्या यहाँ पे, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि बिलीरुबिन क्या करता है, पीला रंग, बिलीवर्डिस हरा रंग। इनका अलग से आपको पोर्शन मिलेगा आगे जाके पढ़ने के लिए। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल में आप याद रखेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि इनकी भी कहानी अपनी अलग है। तो मैं उस पर अभी टाइम ना ज़ाया करते हुए जो मुझे काम है उस पर काम करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ से आगे बढ़ाऊँ, यहाँ से मैं हटा दूँ, पूरा लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब देखिएगा, अब होगा क्या कि भैया जो लीवर है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लीवर क्या करता है, मान लेता हूँ ये लीवर है। अब ये लीवर क्या करता है, लीवर से एक ऐसे ट्यूब आई रहती है, ठीक है। वो ट्यूब कहाँ आती है, कनेक्ट होती है, तो सर वो ट्यूब आती है ड्यूडेनम के अंदर। किस में कनेक्ट होती है, ड्यूडेनम में। ये आपका ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम मतलब ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन, हाँ या ना। अब यहाँ पे सपोज कर लो ये लीवर था, लीवर से ये ट्यूब के थ्रू ये जो एंजाइम बना यानी बाइल जूस जो बना है, वो ट्यूब के थ्रू कहाँ पे आके गिरेगा, यहाँ पे जो खाना आपका है इस खाने के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो खाना हमारा पेट से आया है, इस खाने के अंदर ये बाइल जूस क्या होने वाला, आके मिलने वाला है। ऐसा नो, मैंने एक बात और बताई थी कि भैया लीवर जो काम करता है, लीवर क्या करता है, लीवर एक और काम करता है। क्या करता है, आपको मैंने इसके पहले बताया हुआ था, अभी समझ लो। स्टोमक के अंदर जब खाना गया था तो क्या हो गया था, हाईली एसिडिक हो गया था, क्योंकि यह सीएल खाने के अंदर मिल गया था। लेकिन अब उसको किस में कन्वर्ट करवाना है हमको, अब उसको क्षार में कन्वर्ट कराना है। किस में कन्वर्ट कराना है, क्षार में। तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस होता है वो क्या करता है, खाने को क्षारीय बनाता है, यानी बेस के रूप में कन्वर्ट कर देता है। खाना पेट से आया था तो उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़्यादा एसिड था। लेकिन जब वो ड्यूडेनम में आता है और बाइल जूस जब उससे मिलता है तो खाने को क्या बना देता है, वो क्षारीय बना देता है। तो बाइल जूस का एक काम और कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा कि बाइल जूस क्या करता है, खाने को क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, ठीक है। क्या बना देता है, क्षारीय, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या समझे सर, लीवर से आता है और ये मिल जाता है बाइल जूस खाने के अंदर। लेकिन होता क्या है कि लीवर जब बाइल जूस बनाता है तो जो बाइल जूस की अत्यधिक मात्रा होती है वो क्या करता है, रिस्टोर कर देता है। बगल में एक थैली होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पित्त की थैली। यानी जब बाइल जूस बनाता है लीवर तो उसको क्या करता है, गाल ब्लैडर के अंदर रख देता है, और गाल ब्लैडर से ही क्या होता है, पित्त रस धीरे धीरे कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में मिल रहा होता है, ठीक है। कभी कभी आप देखिए, पित्त की थैली तो आपने बहुत बार सुनी होगी, ऐसा नहीं है ना। आपने अपने जीवन काल में पित्त की थैली सुनी ही होगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। क्यों, क्योंकि आपने इसका नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि बहुत बार इसलिए ये देखा होगा आपने कि पित्त की थैली में क्या हो चुका है, पथरी, है ना। तो पित्त की थैली में पथरी हो गया, इसी कारण आप बार बार सुन रहे होंगे। और डॉक्टर ने क्या किया, पित्त की थैली काट के निकाल दिया, या वहाँ पे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का मतलब वही तो हुआ, काट के निकाल दिया। तो पथरी हो गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पित्त की थैली को क्या करते हैं डॉक्टर, काट के निकाल देते हैं। फिलहाल में आप पित्त की थैली का मतलब समझ पा रहे हैं, पित्त की थैली का मतलब क्या होता है बताइए। इसमें क्या होगा, बाइल जूस रखा होता है, मतलब लीवर बनाता है, लीवर बना के रखेगा कहाँ पे, पित्त की थैली में। अच्छे से समझ लो बस, लीवर बनाएगा, लीवर बना के पित्त की थैली में क्या डाल देगा, बाइल जूस को रख देगा। बाइल जूस क्या है, क्षारी बनाता है, यानी बहुत कड़वा होगा। क्या होगा, बहुत कड़वा होगा। कौन,
पित्त की थैली, पित्त की थैली ये बहुत कड़वी है, क्योंकि पित्त की थैली के अंदर क्या भरा हुआ है, कड़वापन। यानी वो ऐसा जूस है जो क्या करेगा, खाने को क्षारी बनाएगा। क्षारी बनाने का मतलब कड़वा बनाएगा, तो इसके लिए कड़वापन उसके अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके पहले HCl मिला तो खट्टा होगा वो, लेकिन जब इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे पित्त की थैली में क्या है, बाइल जूस है, और ये क्या है, अत्यधिक कड़वा है भाई। लेकिन होता क्या है, ये क्या करने के लिए, लीवर बनाए और इसके अंदर स्टोर कर देगा। लीवर बनाता है और इसके अंदर स्टोर कर देता है। फिर यहीं से धीरे धीरे पाइप के रास्ते ये कहाँ चलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर जब होता क्या है कि जब पथरी हो जाती है तो डॉक्टर इसको क्या कर देता है, काट के निकाल देता है। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट अब लीवर बनाएगा और लीवर डायरेक्ट क्या कर देगा, दे देगा, स्टोर करेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप जाते होंगे क्या, मुर्गा कटवाने, मुर्गा लेने जाते हैं, मतलब कटवाने का मतलब एक ही बात है, मुर्गा लेने जाते हैं, चिकन लेने जाते हैं, मटन लेने जाते हैं। तो उसमें चिकन वाले पोर्शन में जब जो कसाई होता है काट रहा होता है, ठीक है ना, तो जब वो काटता है तो फिर क्या होता है, उसको काटते वक्त आप बहुत बारीकी से देख रहे होते हैं कि आपके कहीं, मतलब जो आप चिकन ले रहे हैं उसके अंदर कहीं जो मुर्गा था आपका, उसके अंदर उसका पित्त की थैली ना आ जाए, यानी पित्त की थैली ना कट के आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर पित्त की थैली कट गई तो उसके अंदर का जो जूस है वो क्या हो जाएगा, पूरे मटन के अंदर मिक्स हो जाएगा और पूरे मटन को क्या बना देगा, एकदम खराब कर देगा, कड़वापन हो जाएगा उसके अंदर, फिर आप उसको खा ही नहीं पाओगे। समझ पा रहे हैं? तो होता क्या, काटते हैं तो बड़ी सफाई से उस चीज़ को देख के निकाल दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको बाहर कर दिया जाता है ना, जो आपके खाने के लिए ख़राब कर सकते हैं, मतलब आप नहीं खा सकते उनको। तो याद रखिएगा, जब आप क्या करवा रहे हो, जब आप चिकन लेने जाते हो तो पित्त की थैली को बाहर करवाना पड़ता है। अदरवाइज अगर गलती से वो पित्त की थैली भी कट गई उसमें, सच पा रहे हैं, पूरा जूस आ जाएगा, पूरा आपका चिकन स्पॉइल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कड़वापन ज़्यादा है। क्यों कड़वापन ज़्यादा है? क्योंकि ये खाने को क्या बनाने वाला है, क्षारी। क्या बात समझ में आ रही है? अब होगा क्या कि लीवर क्या करता है, मिक्स कर देता है, मिक्स बाइल जूस इन फूड के अंदर बाइल जूस क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। अच्छा, कड़वापन मतलब बिटर बना देता है। अब होगा क्या कि खाने के अंदर क्या मिक्स हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, खाने के अंदर मिक्स हो जाएगा बाइल जूस, यानी फूड में मिल चुका है बाइल जूस। अब ये बाइल जूस फूड के अंदर किसको पकड़ेगा, सर इसका काम ही था किसको, फैट को बचाना। तो एक्चुअल में किसको पकड़ेगा भैया, फैट को पकड़ा कौन, बाइल जूस। अब जब बाइल जूस ने फैट को पकड़ा तो हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, बाइल जूस आ गया। बाइल जूस में भी मेन कौन फैट को पकड़ेगा, सर बाइल साल्ट, है ना, क्योंकि साल्ट का काम है इनका पाचन करना। तो बाइल साल्ट आएंगे और इस फैट का क्या करवाने वाले हैं, पाचन करवाने वाले। अब पाचन कैसे करवाएंगे, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक्चुअल में जो फैट होता है इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है ना। तो फैट का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इनको छोटा छोटा करने का काम करते हैं। जो साइज में बहुत बड़े बड़े हैं इनको तोड़ के क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम यही तो करता है भाई, तोड़ के छोटा करता है। तो ये जो बाइल सॉल्ट है, इस फैट मतलब वसा के जो बड़े बड़े क्या है अणु है, इनको तोड़ के कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे अणुओं में। यानी यहाँ भी अभी ये फैट ही रहेगा, पूर्ण रूप से टूट नहीं गया, एकदम छोटा नहीं हो चुका है कि हमारा ब्लड अब इसको लेने के लिए तैयार है, नहीं, इतना भी छोटा नहीं हुआ। लेकिन अब जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स था अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, छोटे में। समझ पा रहे हैं? यानी अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हो गया है। देख रहे हैं ना साइज, पहले बड़ा बड़ा साइज था, अब क्या हो गया है, छोटा। ठीक है, देखिए बड़ा से छोटा, साइज क्या हो गया, छोटा। किसने करवाया, बाइल सॉल्ट ने। तो पाचन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्या पूरा हो गया, नहीं। अभी कैसा हुआ है, बाइल सॉल्ट ने यानी बाइल जूस ने कैसा डाइजेशन करवाया, पार्शियल डाइजेशन। कैसा डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन मतलब आंशिक पाचन, आंशिक पाचन। अभी आंशिक पाचन हुआ, पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। क्लियर है? और इस प्रक्रिया में मतलब इस प्रक्रिया को कि जिसमें फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स किसमें टूट जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन हिंदी वाले क्या समझेंगे इसको, इसको नाम दिया जाता है पायसीकरण।
क्या बोलते हैं? पायसीकरण। दिख रहा है? बिल्कुल। पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन, यानी फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण। तो आई थिंक कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, कि कैसे फैट का पाचन हो रहा है। क्लियर है? ये तो हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड के अंदर देखा हुआ है। तो यानी कहने का अर्थ क्या हो चुका है कि अब हमारे पास सर 3 के 3 थे, 3 न्यूट्रिएंट, थोड़ा थोड़ा ये क्या हो चुके हैं? डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब पूरा, अभी पूरा पाचन तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पाचन इनका क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब कहानी आती है इनको पूरा पचाने की। कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा पचा है, प्रोटीन भी थोड़ा पच चुका है, और फैट भी थोड़ा पच चुका है। ठीक है, लेकिन अभी पूरा पचा नहीं है। अब हमको क्या करना है? पूरा पचाना है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब पूर्ण पाचन की ओर अग्रसर होते हैं। अब क्या होगा? नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा कि भैया फैट हमारा ब्रेक डाउन हो चुका है छोटे मॉलिक्यूल्स में। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब कहानी आती है दूसरे ऑर्गन के पास। लीवर का काम जो था उसने कर लिया डाइजेशन के अंदर। अब कहानी किसके पास आ चुकी है? पैनक्रियाज के हाथों में। पैनक्रियाज क्या करेगा भैया? तो पैनक्रियाज का काम होगा कि पूर्ण रूप से पाचन कराने का प्रयास। हम किसके पास पहुंचेंगे? हम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अब ये अग्नाशय क्या है भैया? पैनक्रियाज क्या है? अच्छा, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। एक होता है अमाशय, एक क्या होता है? अमाशय, और एक क्या होता है? अग्नाशय। तो ध्यान देंगे, अग्नाशय पैनक्रियाज को बोलते हैं और अमाशय किसको बोलते हैं? स्टोमक यानी पेट को। समझ में आई बात? दोनों में अंतर है। अमाशय एक जगह है जहाँ पे खाना रुकेगा और जिसके अंदर पाचन होगा, और अग्नाशय क्या है? एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है जो एंजाइम निकालेगा खाने के पाचन के लिए। ऐसा, इसका मतलब यह है कि अग्नाशय के अंदर खाना नहीं आएगा, अग्नाशय निकालेगा कुछ जूस, कुछ रस, जिससे खाने का पाचन हो सके। जबकि अमाशय क्या है? तो अमाशय एक जगह है जहाँ पे खाना रुकेगा और वहाँ पे पाचन होगा। क्लियर है? ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, जो अग्नाशय होता है ये कैसा होता है? तो एकदम इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक पत्ती का स्ट्रक्चर होता है ना, पत्ती का संरचना होता है, वैसे ही अग्नाशय की संरचना होती है, ऐसे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और ये अटैच्ड होता है। अटैच्ड, अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ होता है। अटैच्ड विथ किससे? ड्यूडेनम। किससे? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। समझ में आया? और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड पैनक्रियाज के अंदर की भी खासियत है। इसके अंदर ना जो पैनक्रियाज होता है वो कई सारे अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना होता है, ऐसे ऐसे, मतलब कई अलग अलग स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं? सेल से मिलके बना है। मेनली कितने सेल होते हैं भैया? 4। कितने सेल होते हैं? 4। और ये चारों सेलों की खोज किसने की थी? तो लैंगरहंस ने की थी। किसने की थी? लैंगरहंस। इसके बारे में मैंने पीछे भी पढ़ाया है। पैनक्रियाज के अंदर कितने सेल होते हैं? 4। 4 अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, और इन 4 प्रकार के कोशिकाओं यानी सेल की जो खोज की थी वो किसने खोजी थी? तो लैंगरहंस ने खोजी थी। किसने खोजी थी? लैंगरहंस ने। ठीक है, लैंगरहंस ने। इसलिए इसको हम लोग लैंगरहंस का आइसलैंड भी बोलते हैं। किसको? किसको भैया? पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? लैंगरहंस का द्वीप। लैंगरहंस का द्वीप। आइसलैंड ऑफ लैंगरहंस। कोई आपसे पूछे लैंगरहंस का द्वीप किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं? पैनक्रियाज को। क्यों? क्योंकि लैंगरहंस ने ही उन 4 प्रकार की कोशिकाओं की खोज की थी। या मेनली मैं बोल दूं तो पैनक्रियाज की ही खोज किसने की थी? लैंगरहंस ने। देखिए, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सब हमारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं इन सबको अलग अलग तरीके से खोजा गया था।
ठीक है, क्या किया गया था, खोजा गया था। अच्छा, कई लोगों के मन में एक और कन्फ्यूजन आता है, उस कन्फ्यूजन को मैं भी आज दूर करना चाहता हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी और एक बार बोलते हैं इन्वेंशन, ठीक है। तो डिस्कवरी जो करता है वहाँ भी एक साइंटिस्ट ही होता है, इन्वेंशन जो करता है वहाँ भी एक साइंटिस्ट ही नजर आता है, इन दोनों में अंतर है। डिस्कवरी का मतलब मैंने बोला कि मैंने इसकी डिस्कवरी की है, तो इसका मतलब मैंने इसको बनाया नहीं है, पहले से प्रेजेंट था, बस मैंने इसको खोजा। जैसे भारत की खोज, तो भारत की खोज मतलब भारत की डिस्कवरी, इंडिया की डिस्कवरी हुई तो किसने किया था, वास्को डिगामा में, डिगामा ने। इसका मतलब क्या, वास्को डिगामा ने भारत को बनाया था, नहीं, भारत पहले से था, वहाँ के उन्होंने खोजा था। लेकिन इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, आविष्कार, यानी बनाया गया, उसके पहले दुनिया के अंदर था ही नहीं। जैसे मोटर बनाया गया होगा किसी साइंटिस्ट के द्वारा, जनरेटर बनाया गया होगा, चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवरी की थी कंप्यूटर की, कि इन्वेंट किया था, कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, बनाया था, उससे पहले दुनिया के अंदर नहीं था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी कि बनाया था, आविष्कारक थे, क्या थे, इन्वेंटर थे एक, है ना। उन्होंने डिस्कवरी नहीं की थी, उन्होंने इन्वेंशन किया था। तो इन्वेंशन मतलब कोई ऐसी चीज जो पहले से थी ही नहीं, उसको मैंने बनाया है। तो अगर आगे लिख दिया गया कि इन्वेंट बाई, तो इसका मतलब इन्होंने बनाया, इसके पहले दुनिया में नहीं था। डिस्कवरी का मतलब पहले से था, उसको बस खोजा गया है। तो वैसे ही यहाँ पे पैनक्रियाज भी है जो खोजा गया है लैंगरहैंस के द्वारा, ठीक है ना। इन दोनों टर्म को कभी भी भूलिएगा मत। अब ये 4 प्रकार के सेल हैं कौन कौन से, इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहला हमारे पास है अल्फा सेल, और आपको पता भी है बीटा सेल। फिर हमारे पास क्या है, डेल्टा सेल, और चौथे नंबर पे हमारे पास है एफ सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। आपको पता है कि ये तीनों के तीनों जो सेल हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। किसका सीक्रेशन करते हैं, हार्मोन का सीक्रेशन। मैं पहले बता ही देता हूँ। अल्फा सेल एक्चुअल में क्या करता है, अल्फा सेल आपको पता होगा ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, ध्यान देंगे, ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन वही एंजाइम है जो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा। अभी आप धीरे धीरे पकड़ लेंगे, मैंने 2 बार पढ़ा लिया है, एक बार और समझा देता हूँ मैं। बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन नामक एंजाइम का सीक्रेशन करता है। डेल्टा सेल क्या करता है, तो सोमैस्टेटिन ठीक है ना, सोमैस्टेटिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एफ सेल तो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इसके बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल में इनके बारे में समझिए, इनमें भी इसको छोड़िए, इन दोनों के बारे में समझिए, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर क्या निकलता है, क्या निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट मेनली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, तब जाके पूर्ण पाचन माना जाता है। और उसी ग्लूकोज से हमको क्या बनाना है, एटीपी। तो हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, ग्लूकोज की, क्योंकि उसी से ऊर्जा बनने वाली है। तो हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, पचने के बाद ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज किसके पास चला जाता है, ब्लड के पास। अब ब्लड क्या करेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब आप खाना खाओगे तो क्विक आपको जितना आपने ग्लूकोज खाया, मतलब मान लीजिए सपोज कर लिए कि आपने खाना खाया, तो खाने से आपके 1000 क्या हो गए, 1000 अणु मिले, 1000 मॉलिक्यूल्स मिले, किसके, ग्लूकोज के। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि 1000 ग्लूकोज का एक ही बार में यूज हो जाएगा, नहीं हो सकता है। मात्र कितने की यूज है, 100 की, 100 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है एट अ टाइम अभी फिलहाल में बॉडी को। अब ब्लड कितना लेके घूम रहा है, 1000, जरूरत कितने की है, तो क्या होगा, ब्लड के ऊपर लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जरूरत से ज्यादा लोगों को लेके घूम रहा है। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन में, ताकि जरूरत पड़ने पे फिर हम ले लें। याद करिए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, और ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना किस हार्मोन्स के द्वारा पॉसिबल हो पाता है, इंसुलिन के द्वारा। अगर इंसुलिन नहीं होता तो ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ग्लाइकोजन में, और इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा। दैट मीन्स ब्लड शुगर हमको हो जाएगा, है ना। तो ब्लड शुगर से बचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं बना हमारी बॉडी के अंदर तो हमको क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर। यानी
ब्लड हमारे बॉडी के अंदर, देखो ग्लूकोज को ही हम लोग शुगर बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है, तो ग्लूकोज को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, शुगर। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई ब्लड के अंदर तो क्या हो जाएगा आपको, शुगर। शुगर होने का मतलब, अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या अर्थ है कि उसको शुगर है। शुगर मतलब उसके ब्लड के अंदर क्या मात्रा, किसकी मात्रा ज़्यादा है, ग्लूकोज की। क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इंसुलिन लग रहा है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, यानी इंसुलिन उस ज़्यादा मात्रा वाले ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं करा पा रहा है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा के किस में स्टोर कराता है, लीवर में। ये बातें मैंने पीछे भी बताई हैं और शुरुआत में भी बताई हैं, ठीक है। तो इंसुलिन का काम है क्या करना, इंसुलिन का काम है एक्चुअल में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कराना ग्लाइकोजन में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराना। कभी कभी आप देखते हैं जब बहुत ज़्यादा आपको क्या होता है, मतलब आपका शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो डॉक्टर को अलग से ऊपर से इंसुलिन देना पड़ता है। इंसुलिन का आपकी बॉडी के अंदर क्या लगता है, इंजेक्शन, डायरेक्ट पेट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है आपके, समझ पा रहे हैं। जब जिसका शुगर हाइपर लेवल पे चला जाता है, हाइपर डायबिटीज जिसको हो जाती है, उनके लिए क्या करना पड़ता है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, पेट में लगता है इंजेक्शन। ये इंसुलिन क्या करेगा, जो हाइपर शुगर है, हाइपर मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करा देगा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन बन गया तो किसके अंदर चला जाता है, लीवर के अंदर, ठीक है। अब ये तो इंसुलिन ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बार बार बताता हूँ। और ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, बीटा सेल के। बीटा सेल किसकी, पैनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा। अब ये अल्फा सेल क्या करते हैं भाई, तो अल्फा सेल का काम है कि ये ग्लूकागोन नाम का हार्मोन रिलीज करेंगे। अब ये क्या करेगा, तो ये एक्चुअल में जब हमको जरूरत, देखिए हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज कन्वर्ट करा दिया ग्लाइकोजन के अंदर, लेकिन हमको ऐसा भी तो जरूरत पड़ेगा कि अब मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी क्या हो गई है, कम, यानी ग्लूकोज की मात्रा खत्म हो गई है, जितनी चाहिए उससे भी कम। तो अब हमको चाहिए ना ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज कहाँ से भाई जमा, कहाँ से आएगा, जो जमा किए थे वहीं से तो लेंगे। यानी जो आपने ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था, अब उसी ग्लाइकोजन से फिर किस में कन्वर्ट करा लेंगे, ग्लूकोज में। और उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन उसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कराता है ग्लूकोजन में, ग्लूकोज में। यानी ये क्या कराएगा, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये भी क्या है, हार्मोन है। ये भी क्या है, हार्मोन है। ये भी क्या है, हार्मोन है। ये अब हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी बात नहीं करूंगा। कौन, एटीपी के अंदर बाबू, जब ये देखिए ग्लूकोज पहुंचेगा सेल के पास, किसके पास पहुंचेगा, सेल के पास। इसके बारे में मैंने पहले बताया, एक बार समझिए। ये ग्लूकोज पहुंचेगा सेल के पास, सेल के अंदर जाएगा ग्लूकोज, टूट जाएगा पाइरूवेट के अंदर। किसके अंदर टूटेगा, पाइरूवेट के अंदर। फिर ये पाइरूवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब जाएगा तो फिर किसको बुलाया जाएगा, ऑक्सीजन को। किसको बुलाया जाएगा, ऑक्सीजन को। वो ऑक्सीजन आएगा, उस पाइरूवेट को तोड़ के किसका निर्माण करेगा, एटीपी का। समझ में आ रहा है। तो वो तो सेल के अंदर होता है एटीपी का निर्माण, बाहर नहीं हो रहा है। लेकिन उसके लिए जरूरत किसकी है, ग्लूकोज की। समझ पा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, इंसुलिन। और फिर जो ग्लाइकोजन है उसको फिर ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, ग्लूकागोन। क्लियर है, आया ना, इज दैट क्लियर, बिल्कुल। अब आगे बढ़े तो हमने बोला कि ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन, ये तीनों, तो सर अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। और हार्मोन सीक्रेट करने वाले ग्लैंड को, क्योंकि पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड, एक ग्रंथि है भाई, जो जूस बना के सीक्रेट कर रहा है, मतलब सिंपल लिक्विड बना रहा है, और लिक्विड बना के क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो एक ग्लैंड हुआ ना, ये भी एक ग्लैंड है। लेकिन ये ग्लैंड कैसा है समझिएगा, जो हार्मोन देता है, हार्मोन देने वाला ग्लैंड, हार्मोन जो देता है, सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करने वाला ग्लैंड क्या कहलाता है भाई, तो हार्मोन सीक्रेट करने वाला जो ग्लैंड होता है इसको हम लोग इंडोक्राइन बोलते हैं। है ना, बताया था मैंने। ग्लैंड भी कितने प्रकार के, दो, इंडो और एक्सो। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड होगा। कैसा ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। हार्मोन सीक्रेट कराएगा जो अंतःस्रावी ग्रंथि। तो भैया अल्फा, बीटा और डेल्टा के कारण हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। ये तो ये बता रहा है कि यार ये तो एंडोक्राइन है। कौन, पैनक्रियाज क्या है, एंडोक्राइन है।
ठीक है। लेकिन थोड़ा एफ सेल की बात समझ लीजिएगा। एफ सेल एक्चुअल में क्या करते हैं, तो एफ सेल एक्चुअल में पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। ये वही पैनक्रियाटिक जूस है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन करेंगे। समझ पा रहे हैं। और ये जूस निकाल के डालता किस में है, तो ये जूस निकाल के किसके अंदर दे देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन बैठा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किसमें, ड्यूडेनम में। किसमें, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम के अंदर कौन है, वो खाना पहले से प्रेजेंट था कि नहीं था, अभी उसके अंदर ही क्या मिला था, बाइल जूस मिला था, जिसके कारण अभी फैट का थोड़ा बहुत पाचन हो पाया है। लेकिन अभी पूर्णतः पाचन किसके कारण होगा, पैनक्रियाटिक जूस के कारण। पैनक्रियाटिक जूस को क्या बोलते हैं हम लोग भैया, अग्नाशयी रस। क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस। थोड़ा सा देख लीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अग्नाशयी रस, तो साफ लिख देते हैं। अग्नाशयी रस, ठीक है। अब ये अग्नाशयी रस किसके द्वारा निकाला जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस के कारण। और ये कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम के अंदर। और वहाँ पे फिर बाकी लोगों का पाचन होगा। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ अभी। लेकिन आपको मैंने ये बता दूँ, जैसे यहाँ पे आपने नोट किया, एक पॉइंट और समझिए। जो जूस का सीक्रेशन करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस का मतलब इसके अंदर क्या भरे होंगे, एंजाइम होंगे कि नहीं होंगे। अभी हम लोग गैस्ट्रिक जूस पढ़ के आए थे, गैस्ट्रिक जूस पढ़े थे, वहाँ भी एंजाइम निकल के आया था। जूस के अंदर होता ही क्या है, एंजाइम। और एंजाइम को सीक्रेट कराने वाला, यानी यहाँ पे लिख लेंगे नोट, एंजाइम। मैं यहाँ पे फिलहाल में, अभी फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि भैया एंजाइम का सीक्रेशन जो कराते हैं, एंजाइम का सीक्रेशन कराने वाला ग्लैंड, क्या होता है भैया, एक्सोक्राइन होता है। क्या, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। जैसे हार्मोन का सीक्रेशन जो कराता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। और एंजाइम का सीक्रेशन जो कराता है एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि। फिलहाल में आप यही समझेंगे। बाकी आपको ग्लैंड्स के ग्लैंड का जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियरेंस दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल में आप समझिएगा यही। इसका मतलब अगर मैं एफ सेल की बात करूं तो एफ सेल तो ये बता रहा है कि जो पैनक्रियाज है वो कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन बाकी के 3 सेल क्या बता रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब पैनक्रियाज जो है वो 2 तरीके से दोहरा नेचर शो कर रहा है, हाँ या ना, एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी। तो इसलिए पैनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, हाँ या ना। किसका क्या करता है ये, तो एक्चुअल में मिक्स ग्लैंड की तरह क्या करता है, अपना बिहेवियर शो करता है। किसके कारण, तो अल्फा बीटा डेल्टा के कारण ये एंडोक्राइन है, लेकिन एफ सेल के कारण पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और इस कारण ये क्या बता रहा है अपने आप को, एक्सोक्राइन बता रहा है। मिक्स ग्लैंड का मतलब मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि जो दोनों तरीके का सीक्रेशन करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों का। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने पैनक्रियाज के बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बहुत ज़रूरी भी थी। ठीक है, क्लियर है। अल्फा बीटा डेल्टा ये तीनों क्या करते हैं, तीनों के तीनों हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। कौन कौन से ये समझ में आ गया। एफ सेल क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस, हार्मोन नहीं निकालता, एंजाइम निकालता, जूस निकालता, जूस मतलब एंजाइम। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप। मैं इसको मिटा दूं, चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है भैया, तो अब हमारे पास है पैनक्रियाटिक जूस। अब इस पैनक्रियाटिक जूस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पैनक्रियाटिक जूस किसके द्वारा निकाला जा रहा है भैया, एफ सेल के द्वारा। किसके द्वारा, एफ सेल के द्वारा। एफ सेल के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस बनाया जा रहा है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस। ठीक है, ये एक दिन के अंदर 1 लीटर पर डे, यानी पूरे एक दिन के अंदर 1 लीटर इसका निर्माण होता है। ठीक है, 1 लीटर रेगुलर इसका निर्माण होता है।
अब इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता क्या है, तो आप सबको पता है इसके अंदर क्या होने वाला है, एंजाइम होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, एंजाइम। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कितने टाइप के एंजाइम होते हैं, 3 टाइप के। याद कैसे रखेंगे, ताल। कैसे, ताल। बाद में लास्ट में जब वीडियो का समराइजेशन करूंगा मैं, तो एक एक करके मैं आपको इनका क्या दिखा रहा हूँ, शॉर्ट्स के माध्यम से, मतलब छोटे छोटे माध्यम से मैं इनके हर एंजाइम का क्या दिखा रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से क्या कर पाएँ, याद कर पाएँ। ओके, चलिए देखिए, ताल। ताल मतलब यहाँ से याद रखेंगे, टी का मतलब यहाँ पे है ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ए से है एमाइलेज, एमाइलेज। और यल से क्या होगा, लाइपेज। अब देखिए, एक हो गया ट्रिप्सिन, दूसरा हो गया एमाइलेज, तीसरा हो गया लाइपेज। हिंदी में भी इसको ट्रिप्सिन बोलेंगे, एमाइलेज बोलेंगे और लाइपेज बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन किसका पाचन करता है। तो ये तीनों, वही तीनों का पाचन करेंगे। वही तीनों कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कौन किसका करेगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। ट्रिप्सिन में क्या आया भैया, पी। पी से आप क्या याद रख लीजिएगा, ये किसका पाचन करने वाला है, प्रोटीन का। ठीक है। अमाइलेज, अमाइलेज के लिए कुछ नहीं दिमाग में रखना, इसका सीधा मतलब है कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपको ट्रिक लेनी ही नहीं है, लेने की जरूरत है, क्यों नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। एमाइलेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। और लाइपेज में क्या आया भैया, एल। एल मतलब लिपिड, और लिपिड मतलब क्या होता है बताइए, वसा, यानी फैट। तो फैट का पाचन कौन कराएगा, लाइपेज। ट्रिप्सिन यानी पीपी मतलब प्रोटीन। ठीक है। देखिए, ट्रिप्सिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने पेप्सिन भी सुना था। पेप्सिन पेट के अंदर मिला था ना, स्टोमक के अंदर। तो पेप्सिन में किसका पाचन कर रहा था, प्रोटीन का ही। तो वैसे ही ट्रिप्सिन आया तो उसी की तरह है ना, सीन सीन, तो ये प्रोटीन का ही पाचन करेगा। क्लियर है। अच्छा, पेप्सिन ने क्या किया था, सॉरी हाँ पेप्सिन था, सॉरी पेंसिन मैंने बोल दिया। पेप्सिन ने क्या किया था, पेप्सिन ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया था, पेप्टोन या पेप्टाइड के अंदर, हाँ या ना। वैसे यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करेगा, वही पेप्टेन और पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में। क्लियर है। ओके, अब हम और आगे बढ़े। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई सर। 3 तरीके के एंजाइम मिलने वाले हैं, एक है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज। ये भी पता चल चुका है कि ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का पाचन करवाएगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाएगा, और लाइपेज क्या करेगा, लिपिड का पाचन करवाएगा, यानी फैट का पाचन करवाएगा। क्यों सर, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक आपको क्या पता है, अभी तक भी आपको ये पता है कि अभी तक पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, वे सिर्फ थोड़ा थोड़ा पाचन हुआ था। यहाँ पे पूरा प्रयास किया जाएगा पूर्ण रूप से पाचन करने का, लेकिन पाचन यहाँ भी कंप्लीट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, पाचन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और मिलेगा, इंस्टेंटाइन, हाँ सॉरी, इसको बोल सकते हैं आत्र रस बोल सकते हैं, या इंस्टेंटाइनियस जूस बोलते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा पूर्ण पाचन होगा। ठीक। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन का पाचन करेगा, तो ये क्या करेगा, एक्चुअल में प्रोटीन जो है, यहाँ पे ही मैं बता दे रहा हूँ, प्रोटीन है, इस प्रोटीन को 100% पाचन की जरूरत होगी, मतलब 100% पचाएगा कौन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टीन, पेप्टोड, पेप्टोड और पेप्टाइड के अंदर, पेप्टिन के अंदर सॉरी, या यहीं से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमिनो एसिड में। देखिए, मैं बोल तो रहा हूँ कि पूर्ण पाचन यहाँ से हो जाएगा, लेकिन पूर्ण पाचन अभी भी थोड़ा बाकी रहेगा। अभी मैं एक और यहाँ पे कहानी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल में आप ये समझेंगे कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कराने के लिए आया है। मैं 100% नहीं लिखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा विवादित हो जाएगा अगर मैं 100% डाल दूंगा, क्योंकि अभी वहाँ पे हम लोग छोटी आंत के अंदर भी देख लेंगे इसको। तो प्रोटीन जो होगा, ट्रिप्सिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोड और पेप्टिन में। चलिए, इतना खेला रचने से बढ़िया है, मैं एक काम करता हूँ। एक बात बताइए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि सबसे पहली बात कि जो प्रोटीन होता है किससे मिलके बना होता है, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये पेप्टाइड बनाएगा। वेरी गुड, यानी ये पेप्टिन नहीं होगा, यहाँ पे पेप्टाइड। पेप्टाइड से फिर क्या बनता है, पेप्टोन, और पेप्टोन से क्या बनता है, फिर प्रोटीन होता है ना, यही तो बनता है, एमिनो एसिड फिर पेप्टाइड फिर पेप्टोन फिर प्रोटीन बनता है। पहली बार जब प्रोटीन पेट के अंदर गया तो किसमें टूटा था, पेप्टोन के अंदर। अब जब यहाँ पे आएगा तो किसमें टूटेगा भाई, ट्रिप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन को, प्रोटीन तो है नहीं यहाँ पे, ये क्या है, पेप्टोन है, यानी यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है, पेप्टोन। अब इस पेप्टोन का ये क्या, पेप्टोन को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये
सर पेप्टोन को कन्वर्ट करेगा ये क्या बोलते हैं पेप्टाइड में। किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टाइड में, यानी पेप्टोन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टाइड में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या होगा देखिएगा, अब आगे जाएगा, आगे हमको छोटी याद के अंदर क्या मिलेगा, एक और जूस मिलेगा, एक और एंजाइम मिलेगा जो इस पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करा देगा, एमिनो एसिड में। तो अभी मैं पूर्ण रूप से तो नहीं बोलूंगा, फिलहाल मैं ये मानता हूं कि इसने पाचन किया, इसने तोड़ा है पेप्टोन को पेप्टाइड में। ठीक है, वैसे ही एमाइलेज के अंदर की मैं बात करूं तो एमाइलेज के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को, ये जो एमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट को जो एमाइलेज है, ध्यान से समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज क्या करेगा, तो एक्चुअल में एमाइलेज जो होगा, ये एमाइलेज इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज। लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में चाहिए? ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रोटीन किस फॉर्म में चाहिए? एमिनो एसिड के फॉर्म में चाहिए। और फैट किस फॉर्म में चाहिए? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अब आती है बात फैट की, तो एक्चुअल में फैट को किस में कन्वर्ट करेगा ये? कौन? लाइपेज। सर लाइपेज जो होगा फैट को और छोटा कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? और छोटा कर देगा। कन्वर्ट किस में करेगा? तो फैट को बहुत छोटा कर देगा, लेकिन अभी भी ये किस में कन्वर्ट नहीं होगा? एग्जैक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्या डालोगे? फैटी एसिड, मतलब लगभग तो हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे इस तरीके से पाचन हो गया। तो पेप्टोन को पेप्टाइड में किसने कन्वर्ट कर दिया? ट्रिप्सिन ने। कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज ने किस में कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज ने। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में किसने कन्वर्ट कर दिया? लाइपेज में। किसके द्वारा हुआ है ये? तो सर पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा ये सब कहानियां हुई हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर, अरे क्या चाहिए आपको? हमको सर चाहिए प्रोटीन को कन्वर्ट करना है एमिनो एसिड में। क्या हमारा एमिनो एसिड में टूट गया? पाचन कंप्लीट प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। प्रोटीन को हमको किस में कन्वर्ट करना है? एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना है? तो सर ग्लूकोज में, या सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बोल सकते हैं, या मोनोसेकेराइड बोलते हैं हम लोग उसको। तो अभी हम आगे बता देंगे, लेकिन फिलहाल में आप समझ लीजिएगा ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। और फैट को किस में कन्वर्ट करना है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके, और अभी हमारा एक स्टेप पीछे है। प्रोटीन भी पूरा एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज में नहीं हुआ, अभी माल्टोज में हुआ है, और फैट भी अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बाकी है, लगभग तो हो चुका है। फैट यहाँ पे अगर मैं बोल दूं ना कंप्लीट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटीन थोड़ा सा बचा हुआ है और कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसका पाचन कहाँ होगा? तो इसका पाचन आगे होने वाला है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस आके मिलेगा किस में? तो ये पैनक्रियाटिक जूस आके एक्चुअल में उसी ड्यूडेनम के अंदर कनेक्ट होगा। किस में कनेक्ट होगा? ड्यूडेनम में। ठीक है, और ड्यूडेनम में बैठे हुए जो लोग हैं इनको कन्वर्ट करेगा। चलिए, वहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, बस ये याद रखेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस एक्चुअल में क्या होगा? तो सर आके मिल जाएगा ये ड्यूडेनम में। ठीक है ना, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में कितने मिलेंगे सर? 3 तरीके के एंजाइम ताल मिलेंगे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। क्लियर है? तो आई होप बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पोर्शन पे। ओके, सबसे पहले आप क्या करिए, इतना नोट कर लीजिए। अब जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि अभी तक हमारे वहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, लेकिन पूरा अभी भी नहीं हुआ। देखिए, अभी हम पूरे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अग्नाशयी रस यानी आपने देखा पैनक्रियाटिक जूस जो है, इससे थोड़ा थोड़ा तो एकदम ला दिया है वहाँ तक जहाँ पे अब हमारा खाना एकदम सिंपल फॉर्मेट में हो ही जाएगा। हुआ नहीं है। अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो अब ज़रूरत पड़ेगी हमारे वहाँ फाइनल एंजाइम्स की। फाइनल एंजाइम्स मतलब ऐसे एंजाइम जो पूरे खाने को पूरा पचा दें। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दें? ग्लूकोज के अंदर। फिर उसी तरीके से प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं? एमिनो एसिड के अंदर। और फैट को करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए स्वयं कौन इन्वॉल्व होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर ने दिया, पैनक्रियाज ने दिया, अब कौन देगा? खुद स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगा कैसे? कहाँ से निकालेगा? ध्यान से समझिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए ऐसे है, पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप है। ठीक है ना,
इस पाइप के अगर लेयर पे, जैसे कि आप पेट के अंदर, पेट का जो आप इंटरनल लेयर देख रहे थे, तो वहाँ भी क्या ऐसे कर्व होता था और उसी कर्व से क्या निकलता था, कर्व मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि रफनेस थी, रफनेस मतलब खुरदुरापन था, उसी खुरदुरापन से क्या निकल रहा था, एसिड्स वगैरह निकल रहे थे, एंजाइम्स वगैरह निकल रहे थे ना। ऐसे यहाँ पे भी होगा, ऐसे कहाँ पे होगा, यहाँ पे भी। जैसे होगा क्या कि आप इसके क्या बोलते हैं, सरफेस को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से मतलब यहाँ पे इसके सबसे निचले वाले पोर्शन को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, क्रिप्ट, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर हम कहाँ पे देखें, अगर हम इसके लेयर्स को देखें, सरफेसेस को देखें, तो इन सरफेसेस को देखने पे हमको ये पता चलेगा कि भैया इनके क्रिप्ट से, अब इसको क्या बोलते हैं, इसके निचले वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन, क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन, क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, क्रिप्ट ऑफ लेबर कोन, यानी लेबर कोन की ग्रंथि। यहाँ पे क्या होता है, लेबर कोन की ग्रंथि, ग्रंथि है तो 100% कुछ ना कुछ बनाएगी ही बनाएगी। यहाँ से निकलता है भैया क्रिप्ट ऑफ, या ग्लैंड भी बोल सकते हो, क्रिप्ट ना बोल के क्या बोल सकते हो, ग्लैंड। यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड होता है। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये ग्लैंड, क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी सबसे सरफेसेस पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्लैंड। बताते जाइए क्या प्रेजेंट होगा, ग्लैंड। और इन ग्लैंड से भैया सावर होगा, सावर मतलब समझ पा रहे हैं ना, बौछार आएगी, किसकी निकलेगी, बौछार। ये बौछार इधर नहीं, अंदर नहीं, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर निकलेगी, बौछार, फुहारा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे फुहारा निकलेगा। किसका निकलेगा, जूस का, किसका, जूस का। और ये जूस किसके द्वारा निकल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन, तो उस जूस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटिनल, इंस्टेनिनल नहीं, सॉरी, इंस्टेनिनल बोलते हैं, ऐसे बोलिए, इंस्टेनियल, क्या बोलेंगे, इंस्टेनियल बोलेंगे, इंस्टेनियल जूस, क्या बोलते हैं, इंस्टेनियल जूस। हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्र रस, आत्र रस, आत्र रस। इस आत्र रस के द्वारा ही खाने का कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। किसका, कंप्लीट डाइजेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कंप्लीट डाइजेशन किन एंजाइम के द्वारा होता है, तो इंस्टेनियल जूस के कारण ही क्या होता है, हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है, ठीक है, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। सॉरी यार, यहाँ पे नियल मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, इंस्टेनल, इंस्टेनल जूस, क्लियर है, इंस्टेनल जूस यानी आत्र रस। अब देखो यार, इसमें से निकलेगा क्या, जैसे कि हमको पता है कि अभी तक हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं पचा है ना, कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं पचा है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटीन भी अभी किस में कन्वर्ट हुआ है, पेप्टाइड में, एमिनो एसिड में तो कन्वर्ट हुआ नहीं है, तो अभी प्रोटीन का भी कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है ना। और उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि फैट का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कहाँ होने वाला है, इनके द्वारा, यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है ना, इंस्टेनल जूस के द्वारा ही यहाँ पे पूर्ण पाचन होगा। ये जूस निकलेगा, ये जूस उस खाने के अंदर मिक्स होगा, तब जाके क्या होने वाला है, पाचन होने वाला है। अब इस इंस्टेनल जूस का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे हैं आप, बताइए क्या समझ पा रहे हैं। जूस मतलब एंजाइम होगा, इसके पास भी क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे। अब ये एंजाइम कौन कौन से होंगे, इनको समझने से पहले मैं एक आपको समझा दूं बात कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कौन, कार्बोहाइड्रेट, वो एक्चुअल में एक प्रकार का नहीं बचा होगा। अभी जस्ट आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में। तो सिंपली एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट होता, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर उस समय कहाँ पे, पेट के अंदर, वो भी छोटी आंत के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक तो माल्टोज होगा, दूसरा सुक्रोज होगा और तीसरा लैक्टोज होगा। 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होंगे, यानी इन तीनों को पचाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, प्रोटीन हमारा किस में टूट के बैठा हुआ है भैया, पेप्टाइड में। अब इसको तोड़ना है अमीनो एसिड में, उसको पचाना है, उसके लिए क्या एंजाइम चाहिए। उसी तरीके से फैट है, फैट को भी पचाना है ना, तो फैट को भी पचाते हैं। अब समझते जाएंगे बारी बारी। तो ये जो इंस्टेनल जूस है, अगर मैं गिनूं तो कितने मुझे नजर आ रहे हैं, 3 तो हमको कार्बोहाइड्रेट के लिए चाहिए, एक प्रोटीन के लिए चाहिए और एक फैट के लिए, टोटल कितने चाहिए, 5। तो 5 तरीके के जूस हमको यहाँ से मिलने वाले हैं, 5 तरीके के एंजाइम हमको क्या होने वाले हैं, यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। आ रहा समझ में, आया ना। चलिए देखते हैं कैसे वो 5 तरीके के जूस मिलेंगे।
अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल में इसका नाम इंस्टैनिनल है, इंस्टैनिनल जूस है, इसको बोलते हैं इंस्टैनिनल जूस। मैं बार बार इसमें क्यों फंस रहा हूँ, इसका कारण आप समझ पा रहे होंगे, फिर क्या समझ पा रहे हैं। फंसने का यहाँ पे कोई कारण नहीं है, मूलभूत ये है कि मैं इसको ज़्यादा भाव दिया नहीं, इसीलिए दिक्कत आती है। समझ पा रहे हैं ना, इसको आप भाव नहीं देंगे, इंग्लिश में प्रॉब्लम ना प्रोनाउंसिएशन की, तो वो प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। भाई हम लोग जीवन भर कहाँ पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़े के आए हैं और प्रयास करते हैं इंग्लिश का, है ना, प्रयास यही करते हैं कि इंग्लिश को बीट कर देंगे, कर भी देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग कभी कभी आ जाते हैं जो हैं बहुत ईजी, बट क्या है इनका नाम हमने कभी लिया नहीं। समझ पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। बाकी यात्रा रस से जीवन चल चुका है हम लोगों का, ठीक है। तो इंस्टैनिनल जूस जो निकलने वाला वो 5 तरीके का, वो पाँचों पहले ध्यान देंगे। पहले लास्ट के 4 तो मतलब लास्ट के 3 को हम बाद में रखेंगे, पहले इन दोनों को निपटाते हैं। भैया प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए आएगा इरिप्सिन। कौन आएगा? इरिप्सिन, ठीक। दूसरा फैट के लिए फिर से हम लाइपेज को बुलाएंगे, वही लाइपेज जो कहाँ से मिला था हमको, कहाँ से मिला था? पैनक्रियाज ने दिया था, लाइपेज ही तो पचा रहा था लिपिड को, वही लाइपेज फिर यहाँ से भी निकलेगा। उसके बाद और कौन मिलेगा? तो हमको किसको किसको पचाना था? माल्टोज को, तो माल्टोज के लिए माल्टेज आएगा। सुक्रोज को पचाना है तो सुक्रेज आएगा, ठीक है। और लैक्टोज को पचाना था तो कौन आएगा? लैक्टेज। बस ओ की जगह पे ए हो जाएगा, खत्म। 5 तरीके के हमको मिलेंगे जूस यहाँ पे, और इनको हम क्या बोलते हैं? इंस्टैनिनल जूस। अब नहीं फंसेगा इंस्टैनिनल जूस, ठीक है, एक ही बार फंसता है। इंस्टैनिनल जूस, इंस्टैनिनल जूस, इंस्टैनिनल जूस, क्लियर है। चलिए अब रिप्सिन क्या करेगा भाई, तो सिंपली यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोटीन था, बड़े अच्छे से सुनते जाएंगे, प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर किसने कन्वर्ट किया था? पेप्टोन के अंदर किसने कन्वर्ट किया था? पेप्सिन नाम के एंजाइम ने, जो कहाँ मिला था? पेट के अंदर। फिर पेप्टोन को अभी हाल ही में पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट किया गया है। किसने किया है भैया? तो सर इसको किया गया है ट्रिप्सिन के द्वारा, आया ना, ट्रिप्सिन के द्वारा। अब इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? तो इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है इंस्टैंटेनियल जूस, जिसका नाम है इरिप्सिन, ठीक है। वैसे ही लाइपेज क्या करेगा? तो लाइपेज जो हमारा मतलब टूट चुका है फैट, अब इसको 100% कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर देगा? 100%। अब मैं सियोरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और वो कौन करेगा? लाइपेज। यहाँ वाला लाइपेज इसको कंप्लीटली खत्म कर देगा, ठीक है। यस और नो? वैसे ही फिर माल्टोज क्या करेगा भैया? देखिएगा माल्टोज की कहानी। माल्टोज क्या करेगा? एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा बाहर शोर हो रहा है, देख ले, सॉरी, माफी चाहेंगे, नेक्स्ट बैच आ चुका है तो इसलिए थोड़ी समस्या होगी। तो माल्टोज को किस में कन्वर्ट करने वाला है? सर कौन करेगा? सर माल्टोज को माल्टेज ही संभाल सकता है, तो माल्टोज के लिए कौन आएगा? माल्टेज। याद रखिएगा, माल्टोज के लिए माल्टेज। अब ये माल्टेज करेगा क्या, पहले ही समझ लीजिएगा। तो माल्टेज के द्वारा, यानी माल्टेज जो है माल्टोज है क्या? पहली बात तो ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। होगा क्या कि माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि ध्यान देंगे कि ये तीनों के तीनों कैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये है डाइसेकेराइड वाले। कितने कौन वाले हैं? डाई, यानी 2 ग्लूकोज कन्वर्ट हो, मतलब 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर ये बनते हैं। तो इनको सिंपल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल, यानी मोनो में। तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है, और ये ग्लूकोज भी क्या है? मोनोसेकेराइड। मतलब ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है ना। देखिए हमको कन्वर्ट किस में करना है? मोनोसेकेराइड में। अब देखिए मोनोसेकेराइड में कौन कौन आएंगे? सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लूकोज, फिर दूसरे नंबर पे फ्रुक्टोज, और तीसरे नंबर पे कौन आता है? गैलेक्टोज। अगर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है इन तीनों में कन्वर्ट हो गया तो गेम खत्म। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इनका यूज हम कर सकते हैं, हमारा सेल इन तीनों को ले लेगा, ठीक है। और ये जो हमको नजर आ रहा है माल्टोज, सुक्रोज और ये माल्टेज है, या सुक्रेज है, और ये लैक्टेज है। बस मैं ओ लगा के बोल रहा हूँ। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, लेकिन ये कैसे हैं? अगर ओ लगा के मैं बोलूँ तो ये सब के सब क्या है? डाइसेकेराइड वाले हैं। ये इन लोगों से मिलके बने हैं, ठीक है। तो जब मिल के बने हैं तो ये लोग तोड़ के उनको फिर से इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब माल्टोज का तो हो गया,
अब उसके बाद हमारे पास कौन आएगा भैया, तो उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है, वो क्या है हमारे पास, सुक्रोज। कौन है, सुक्रोज। अच्छे से समझिएगा, सुक्रोज को कौन डील कर रहा होगा, सुक्रेज। कौन, सुक्रेज। ये रहा सुक्रेज, सुक्रेज नाम का एंजाइम। ये क्या करेगा, तो ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। देखिए फ्रुक्टोज हमारा क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ग्लूकोज हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, हाँ या ना। नीचे दिखाई दे रहा है, एक लाइन और लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती। अच्छा लास्ट देख लेते हैं हम लोग, लैक्टोज। लैक्टोज को हमको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कराने के लिए कौन आएगा, लैक्टेज आएगा। और ये लैक्टेज ने क्या किया, लैक्टोज को कन्वर्ट करा दिया भैया ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो लैक्टोज को लैक्टेज ने कन्वर्ट करा दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। क्लियर है। अब देखिए सब टूट के खत्म हो चुका है, प्रोटीन कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, एमिनो एसिड के अंदर, फैट कन्वर्ट हो चुका है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, माल्टोज कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर, दैट मीन्स ग्लूकोज के अंदर, सुक्रोज कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से लैक्टोज कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। समझ पा रहे हैं, अरे हाँ ना बोलिए। अब सब खत्म हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट। डाइजेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट। यानी छोटी आंत के इसी जूस के द्वारा क्या हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। यानी जो खाना आपने खाया था वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, पच चुका है। तो आज आपने खाने को पचा लिया पूरा का पूरा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा इन लोगों का, इसकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, और इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आई होप आज की जो पूरी की पूरी राम कथा थी आपने समझ ली होगी। अच्छे से समझाया मैंने, प्रयास किया। अगर कहीं पे मिस्टेक होती है, कोई एरर होती है, जैसे देखिए 2-3 एरर मैं अपने आप स्पष्ट बोल देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख रहा होता हूँ तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ मीनिंग्स पे, प्रोनाउंसिएशन पे। तो 2-3 एरर है ये हैं हमारे, कि मैं कोई मीनिंग सटीक नहीं लिख पा रहा हूँ। सटीक नहीं लिख पाने का मतलब मैं मीनिंग पे फोकस नहीं करता हूँ ज़्यादातर, बोलने पे, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे काम करिएगा। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन पे आएंगे तो एक जगह पे फंस जाएंगे, जो है यहाँ पे। जैसे मैं इसको 4 बार बोला हूँ, 10 बार बोला हूँ, है ना। बाकी और कोई मिस्टेक नहीं है, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है इसमें कहीं भी आपको एरर नहीं आएगा। अगर एरर नज़र आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं ताकि मैं सुधार कर पाऊँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं भी एक प्रकार से आप ही की तरह एक एजुकेटर, मैं अपने आप को टीचर तो नहीं बोल सकता, मैं अपने आप को एक एजुकेटर बोलता हूँ, जो सीखता हूँ और सिखाता हूँ, बस इतना काम है मेरा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ एरर हो हमारे द्वारा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़रूर बताएं। और इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच अमर्स।